ओके, रिकॉर्डिंग ऑन। हेलो भाई लोग, तो कैसे हैं आप लोग। आज है 1 मार्च, मतलब आज से शुरू हो गया नया महीना। ठीक है, तो हम लोग 1 मार्च 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे आज से हम लोग। तो हम लोग कहाँ पर देखेंगे, गौतम की क्लास में गौतम कुमार के साथ। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज बिहार स्पेशल में कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। नेशनल यहाँ पर है ना, राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय, ये क्या है। राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय ये क्या है भाई। तो देखो, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय के स्थापना के निर्णय की घोषणा की है, जो कि शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों के लिए सीट की कमी की समस्या का समाधान करेगी। जिन लोगों को सीट नहीं मिल पाता है, ठीक है ना, तो ये उन लोगों के लिए सीट का जो भी समस्या है उसको सुलझाएगी। अभी ये इसने नहीं बोला है कि सीट नहीं देगी, लेकिन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगी। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या है, कब शुरू किया गया। तो अभी 22-23 के केंद्रीय बजट को पेश करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने देश में नए शिक्षा नीति को लागू करने एवं उसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल एजुकेशन पर बल दिया था, जिसकी सहायता हेतु यह निर्णय लिया गया है कि यह डिजिटल विश्वविद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का पालन करते हुए कई भाषाओं में उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करेगी। समझ गए, यह केंद्र सरकार की योजना है। आगे चलते हैं। ग्रामीण संपर्क भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये क्या है भाई। ये है क्या भाई, ग्रामीण संपर्क भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये क्या है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने, किसने, गिरिराज सिंह ने, नाम याद कीजिए। गिरिराज सिंह, गिरिराज, ठीक है, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह ने सार्वजनिक क्षेत्र में ग्रामीण संपर्क भौगोलिक सूचना प्रणाली डेटा जारी किया है। ये क्या है भाई, तो भौगोलिक सूचना प्रणाली, ठीक है, GIS तकनीक का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजनाओं के नियोजन और कार्यान्वयन को सुधार किया जाएगा। ठीक है, थोड़ा और इसके बारे में बस फिलहाल तो इसके बारे में अभी इतना ही न्यूज आया है। आगे बढ़ते हैं। वित्तीय संस्था और विकास परिषद की बैठक, ठीक ना, तो ये बैठक तो है, लेकिन ये कौन सी नंबर की बैठक है, ये 25वीं नंबर की बैठक है भाई। तो देखो, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद यह भारत सरकार की एक शीर्ष स्तरीय निकाय है, जिसका गठन 2010 में किया गया था। ठीक है, हम लोग इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, FSDC। ठीक है, थोड़ा और चलते हैं। वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए, वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए, तंत्र को मजबूत करने के लिए और संस्थागत बनाने के उद्देश्य से FSDC की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला खबर आ रहा है, भारत ने 2500 मैट्रिक टन गेहूं अफगान भेजी है। भाई ये तो अच्छा खबर है। देखिए, तो भारत ने पाकिस्तान के साथ महीनों तक चली बातचीत के बाद अंततः अटारी सीमा के जरिए सड़क रास्ते से मानवीय सहायता के रूप में 50 ट्रकों में 2500 मैट्रिक टन गेहूं की पहली खेप अफगानिस्तान को रवाना कर दी है। तो भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, कौन है भाई, भारत के जो विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामूजई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निर्देशक विश्पा पाराजुली के साथ इन ट्रकों को रवाना किया है। यह गेहूं अफगानिस्तान के जलालाबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को सौंप दिया जाएगा।
तो भारत ने अफगानिस्तान गेहूं के वितरण के लिए WFP के साथ समझौता किया है। भारत वैक्सीन की 5 लाख खुराक भी दे रहा है। इसके साथ में भारत कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक भी दे रहा है और 13 टन जीवन रक्षक दवाई भी दे रहा है और 500 यूनिट सर्दी के कपड़े भी भेजा है भारत ने। आगे बढ़ते हैं, अगला इंटरनेशनल खबर है। तो जापान में हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च। तो अभी जापान ने हाइड्रोजन ट्रेन को लॉन्च किया है। हालांकि ये पहला बार नहीं है, मतलब ये जापान कोई पहला देश नहीं है, इससे पहले जर्मनी हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर चुका है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी हाल ही में जापान ने पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन को लॉन्च किया है। तो इस अनावरण को देश के 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाने के लक्ष्य की ओर एक पहला कदम की ओर देखा जा रहा है। जापान ने ये लक्ष्य रखा है कि वो 2050 तक कार्बन न्यूट्रल करने वाला विश्व का देश बन जाएगा। तो ये उसी के लक्ष्य की प्राप्ति में ये पहला कदम है। तो ठीक है, तो हाइबरी, ठीक है ना, कहाँ गया भाई, कौन सा नाम था भाई। तो देखो अभी ये हाइबरी है और मार्च में इसकी अभी है ना, मार्च में इसका परीक्षण किया जाएगा। जो मार्च चल रहा है इसमें परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, तो हाइबरी, ठीक है ना, हाइबरी नामक दो कारों वाली इस ट्रेन की कीमत 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर है भाई। कितना भाई, 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। हाइड्रोजन भरने पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। ठीक है ना। तो इस ट्रेन को पूर्वी जापान रेलवे के हिताची और टाटा और टोयोटा मोटर्स कॉरपोरेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। तो हालांकि जापान पहला देश नहीं है, इससे पहले जर्मनी ने 2018 में ही इसे लॉन्च किया था, मतलब कि हाइड्रोजन ट्रेन आप अपना शुरू कर दिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी भारत फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन रोडमैप पर सहमति। तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत फ्रांस ने नीली अर्थव्यवस्था पर अपने द्विपक्षीय आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है ना। साथ ही कानून के शासन के आधार पर महासागर शासन का एक सामान्य दृष्टिकोण तैयार किया है और टिकाऊ और लचीला तटीय और जलमार्ग बुनियादी ढांचे पर सहयोग किया है। इस समझौते पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की फ्रांस के 3 दिवसीय यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है ना, जो 20 फरवरी को अपने फ्रांसीसी समक्ष जिन यवेस से सिड्रन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के साथ शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब रूसी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र क्षेत्र की मान्यता दी। तो देखो ये तो भाई पुराना खबर है, अब आपको न्यूज़ के माध्यम से पता चलिए गया होगा। ये रहा यूक्रेन, यहाँ पर 2 क्षेत्र था। ठीक है, एक पहला क्षेत्र, ये दूसरा क्षेत्र जिस पर रूस का कब्जा था। अभी इन दोनों को रूस ने स्वतंत्र देश बनने की घोषणा कर दी है। ठीक है, तो और इन दोनों देश का नाम भी है। जो पहला देश है इसका नाम है डोनेत्स्क। तो नाम अजीब है, इसका नाम है, मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, डोनेत्स्क। ठीक है, और जो इसका नाम है लुहांस्क। ये इसका दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के माली से सैनिकों की वापसी की घोषणा। ठीक है ना, फ्रांस के माली से सैनिकों की वापसी की घोषणा, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो अभी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यह घोषणा की है कि फ्रांस और यूरोपीय सहयोगी 9 सालों से अधिक समय तक जिहादी विद्रोह से लड़ने के बाद अब माली से सैन्य वापसी की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। ठीक है, तो माली में बिगड़े हालात को संभालने और आतंकियों से मुकाबला करने के लिए फ्रांस की सेना लंबे समय से माली में ही है। फ्रांस की इस घोषणा से जहां आतंकी संगठन उत्साहित हैं और वहीं सरकार और विशेषज्ञ को आतंकी संगठन ने फिर से मजबूत होने की चिंता पैदा कर दी है कि भाई अब वहाँ के आतंकवादी संगठन इतने मजबूत हो चुके हैं कि वह फ्रांस जैसे देश को भी भगा देते हैं। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला है स्पोर्ट्स। आते हैं थोड़ा इसके बारे में। शीतकालीन ओलंपिक खेल जो था 2022 का समापन हो गया है। ये भी खेल पुराना है, आपको इसके बारे में पता ही होगा, ठीक है। जो ओलंपिक खेल जो बीजिंग में जो चल रहे थे, ये जो 22 का जो शीतकालीन खेल था कहाँ चल रहा था भाई? बीजिंग में चल रहा था। बीजिंग में चल रहा था, जिसका भी समाप्ति हो गया है, ठीक है ना। जिसका समापन 20 फरवरी को हो गया है, ठीक है। थोड़ा सा अंक तालिका पे नज़र डाल लेते हैं। तो इस अंक तालिका में नॉर्वे 37 पदक और 16 गोल्ड मेडल के साथ है, इसे इसमें टॉपर रहा, ठीक है ना। ऐसे इसमें टॉपर रहा। और जबकि जर्मनी 27 पदकों के साथ दूसरे पर रहा, और चीन 15 पदकों के साथ इस अंक तालिका में तीसरे नंबर पर रहा। आगे बढ़ते हैं। ऐसे नहीं है, साइंस टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ अवार्ड्स में आ जाता है, ठीक है। तो कुछ आइए अवार्ड्स के बारे में जान लेते हैं। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के फिल्म इंटरनेशनल अवार्ड 2022 की घोषणा की गई है, ठीक है। तो अभी मुंबई में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड की घोषणा कर दी गई है। इसमें दक्षिण भारत के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर मूवी पुष्पा द राइज को फिल्म ऑफ द ईयर चुन लिया गया है। आशा पारेख को फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अनुदान हेतु सम्मानित भी किया गया है, ठीक है ना। और रणवीर सिंह को भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप जीतने पर बनी फिल्म में 83 के लिए बेस्ट एक्टर का पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। कौन भाई? रणवीर को थोड़ा लिख लेते हैं। रणवीर को 83 के लिए बेस्ट एक्टर, चुन लिया गया है। और कृति सेनन को फिल्म मिमी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस चुना गया है। बेस्ट एक्ट्रेस अभिनेत्री चुन लिया गया है। और अल्लू अर्जुन को अर्जुन के फिल्म पुष्पा को फिल्म ऑफ द ईयर, फिल्म ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। और साथ ही आशा पारेख को भी उनके फिल्म जगत में उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है। आगे चलते हैं। बुक्स आइथर में आते हैं। ऑन नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक के भाई किसने लिखी है? आइए थोड़ा देखते हैं भाई ये बुक किसने लिखी है। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने प्रियम गांधी मोदी के द्वारा रचित ऑन नेशन टू प्रोटेक्ट नामक बुक का विमोचन किया है, ठीक है। तो जो बुक के लेखक है प्रियम गांधी है, ठीक है ना। कौन है भाई? प्रियम गांधी है। प्रियम गांधी है, जिसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो यह पुस्तक अब पिछले 2 वर्षों में कोविड संकट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका पर प्रकाश डालती है। और इस पुस्तक में भूतपूर्व समय में केंद्र के नेतृत्व का दस्तावेजीकरण करती है और कैसे देश को इस संकट से उबारा जाए ये भी बताती है, और सरकार ने क्या किया ये भी बताती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारे आज के वीडियो यहीं पे भाई ख़त्म होते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए, ठीक है। अच्छे लगते हैं फिर भी, बुरे लगते हैं फिर भी आप हमें बताइए। चलिए ठीक है। इतना समय देने के लिए हम लोग फिर से कल मिलेंगे।